अस्सलाम वालेकुम, आप सबको एक मरतबा फिर लाइन क्लासेस के अंदर वेलकम। आज जो हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 2। जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल्स वहाँ पे एंड कर दिए थे और लिमिटिंग रिएक्टेंट जो था हमारा वो लास्ट टॉपिक था। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 के अंदर सबसे पहले मैं आपको इसका आउटलाइन बता दूं कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे कोर्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 में कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा चैप्टर नंबर 2 के अंदर टोटल हमारे पास 3 पोर्शंस बने हुए हैं। एक हमारे पास गैसेस का है, एक हमारे पास पोर्शन इसके अंदर लिक्विड का है और एक हमारे पास पोर्शन इसके अंदर है सॉलिड्स का। तो इसमें अगर इसकी कोर्स आउटलाइन को डिवाइड किया जाए तो 60% तकरीबन हमारे पास गैसेस पोर्शन है, बाकी इसमें आपके पास 30% आपके पास लिक्विड है और रिमेनिंग आपके पास सॉलिड पोर्शन है। तो मेजर पोर्शन इसके अंदर है गैसेस के अंदर बहुत सारे गैस लॉज हैं, वो तमाम चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर या 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। चैप्टर नंबर 2 का नाम है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर या सिंपली आप इसको स्टेट्स ऑफ मैटर का नाम दे सकते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि व्हाट इज़ मैटर। तो मैटर क्या चीज़ है ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि बेटा व्हाट इज़ मैटर, बताइए व्हाट इज़ मैटर, क्या होता है मैटर। बिल्कुल ठीक है, हर वो चीज़ जिसका अपना कुछ ना कुछ मास हो और वो स्पेस ऑक्युपाई करे उसे नाम दिया जाता है मैटर। और मैटर की जो कॉमन स्टेट्स हैं वो आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और ये 3 कॉमन स्टेट्स हैं। उन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करनी है। आपके पास गैसेस का पोर्शन है, आपके पास इसके अंदर लिक्विड का पोर्शन है, इसी के साथ साथ आपके पास इसमें सॉलिड का पोर्शन भी है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले अपना गैशियस पोर्शन, और गैशियस पोर्शन के अंदर जो चीज़ अभी हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है KMT। बेटा KMT जो है वो शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इज़ KMT, इसको KMT करके लिखा जाता है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं वो है अबाउट गैसेस। गैसेस के हवाले से कुछ चीज़ें, कुछ पोस्टुलेट्स हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी KMT पेपर के अंदर इसके पोस्टुलेट्स भी आते हैं। ऑल गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर नोन एज मॉलिक्यूल्स। तमाम की तमाम गैसेस जो हैं वो मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती हैं। ये आपके पास है फर्स्ट इसका पॉइंट, और इसको आप एक्सटेंड इस तरह से भी कर सकते हो। ऑल गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस, एक्सेप्ट नोबल गैसेस विच आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स, विच आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स। और वो किस चीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं, वो बने हुए होते हैं एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। तमाम की तमाम गैसेस मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई हैं सिवाय नोबल गैसेस की। बेटा नोबल गैसेस ग्रुप 8A के जो गैसेस हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन, रेडॉन, वो तमाम की तमाम गैसेस जिन्हें नोबल गैसेस का नाम दिया जाता है वो एटम से मिलकर बनी है। बाकी तमाम गैसेस जो हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई हैं। तो ये आपके पास इसका हो जाता है फर्स्ट पॉइंट। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट ये है, ऑल गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट, सिवाय नोबल गैसेस के, विच आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स, जो कि किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, एटम से मिलकर बनी हुई है। दूसरी बात, these molecules are in continuous motion with different velocities in random manner। आपके पास अगर एक कंटेनर है, मान लो कि हमारे पास ये एक रूम है, इसके अंदर डिफरेंट गैसेस हैं, इसके अंदर आपके पास नाइट्रोजन गैस भी है, इसके अंदर ऑक्सीजन गैस भी है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। तो डिफरेंट गैसेस अगर एक सिस्टम के अंदर हैं तो वो उसके पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे होंगे। कैसे मूव कर रहे होंगे, मिसाल के तौर पे रूम के एक कॉर्नर पे रूम स्प्रे किया, उसकी फ्रेगनेंस दूसरी जगह पे चली गई है। कैसे चली गई, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं रैंडम मैनर उसके अंदर मैनर में, यहाँ टकराएंगे वहाँ टकराएंगे, और उसके ऊपर वो जो है वो कंटिन्यूस चूँकि मूव कर रहे होते हैं और इसकी एक पर्टिकुलर मूवमेंट होती है। दीज मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन। तो दूसरा पॉइंट इसका ये बन जाएगा कि गैस के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं।
मूव करने का क्या रीज़न है? क्योंकि उनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी है और उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो क्या काम कर रहे होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग दिस मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर टू एक्सर्ट प्रेशर। ये आपके पास जो गैस के पार्टिकल्स हैं, मान लो कि ये आपके पास 3 गैस के पार्टिकल्स हैं, ये वाला गैस का पार्टिकल जब इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, तो टकराने पर ये कुछ ना कुछ इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और इस किस्म के जो कोलिजन, बेटा कोलिजन का क्या मतलब होता है? कोलिजन मीन्स टकराव। पार्टिकल्स जब मूव कर रहे हैं तो वो आपस में भी टकराएंगे। मिसाल के तौर पे इस रूम के अंदर डिफरेंट गैसेस हैं और उनके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो वो आपस में भी टकराएंगे। मैंने कहा भाई इस कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन गैस फिल हुई है, ये ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल आपस में तो टकराएंगे, आपस में टकराने के साथ साथ वॉल ऑफ कंटेनर से भी टकराएंगे, वॉल से भी टकराएंगे, और टकराने पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। प्रेशर कुकर फट जाता है। बताइए प्रेशर कुकर क्यों फटता है? इसको सोचने के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम है, और फिर उसके बाद मैं इसका आपसे रीज़न पूछूंगा कि प्रेशर कुकर जो होता है वो क्यों फट जाता है, क्या उसका रीज़न है। चूल्हे के ऊपर आपने रखा हुआ कुछ पकाने के लिए, चूल्हा आंच तेज़ की और चले गए, पता चला प्रेशर कुकर फट गया। क्यों फटा? ये रीज़न आप लोगों ने बताना होगा। तमाम की तमाम गैसेस मॉलिक्यूल से मिलके बनी है, सिवाय नोबल गैसेस के। नोबल गैसेस एटॉमिक फॉर्म में होते हैं क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, लिहाजा वो एटम से मिलके बनी है। बाकी तमाम की तमाम गैसेस जो है वो मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई हैं। नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल से मिलके बनी है, ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल से मिलके बनी है, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। ये तमाम मॉलिक्यूलर गैसेस हैं, लेकिन हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये तमाम की तमाम एटॉमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। गैस के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, इधर टकराएंगे उधर टकराएंगे, और वो प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगे इनका। अच्छा एक चीज़ और, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है बेटा? ये चीज़ आपने बतानी है। देयर कोलिजन इज इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक कोलिजन मीन्स ये जब टकराएंगे, टकराने के बाद ये पार्टिकल है, गैस पार्टिकल आया यहाँ टकराया, टकराने के बाद यहाँ रुकेगा नहीं, ये टकराने के बाद यहाँ से वापस होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ये बाउंस बैक होगा। तो अगर आपके पास कोलिजन एक ऐसा है जो टकराए, टकराने के बाद वो गैस वापस आए, जब वो दूसरा पार्टिकल जिससे टकराया है वो अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र कर दे, इस तरह के कोलिजन को नाम दिया जाता है बेटा इलास्टिक कोलिजन। तो गैस के पार्टिकल्स का जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन होता है। जी अभी मैंने आपसे सवाल किया था, ये बताइए कहना जो आपके पास प्रेशर कुकर है फट किस वजह से जाता है? क्या ऐसा रीज़न है, क्यों फटता है, क्यों ब्लास्ट हो जाता है? द रीज़न इज़ काइनेटिक एनर्जी। गैसेस की काइनेटिक एनर्जी होती है, और एक ये रिलेशन बना रहा हूँ, ये आप मुझे बता दो ये रिलेशन क्या बता रहा है। गैसेस की काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन भी तेज़ हो जाएगा, रैपिड होगा। अगर गैसेस को एक्सपेंड होने की जगह नहीं मिलेगी, फट जाएगा। गुब्बारे के अंदर आप हवा भर रहे हो, भरते जा रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसके अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब वो फटेगा, ब्लास्ट होगा। बिल्कुल इसी तरीके से प्रेशर कुकर भी इसी वजह से ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि गैसेस की जो अपनी काइनेटिक एनर्जी है, जो गैसेस की एनर्जी है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ये जो रिलेशन मैंने बनाया है, ये जो फिजिकल रिलेशन है यहाँ पे शो करवाया है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आप बढ़ाओ, टेम्परेचर के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। टेम्परेचर को कम करोगे गैसेस की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। ये रिलेशन आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज के अंदर भी पूछा गया है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नन ऑफ दीज, ऐसे करके ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। तो आप ये चीज़ जहन में रखना कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है गैस पार्टिकल्स की, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। यार आप आंच तेज़ कर दोगे, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, टेम्परेचर के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी गैस पार्टिकल्स की बढ़ना शुरू हो जाती है, और अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। भाई गैस पार्टिकल्स यहाँ भी टकरा रहे हैं, यहाँ टकरा रहे हैं, यहाँ टकरा रहे हैं, तो गैस पार्टिकल्स यहाँ टकराए, यहाँ टकराने के बाद यहाँ टकराए, इन दो कोलिजन्स के दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर हुआ होगा।
इन दो कोलिजन्स के दरमियान, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ पे टकराए, दो कोलिजन्स के दरमियान जो डिस्टेंस कवर होता है उसे नाम दिया जाता है मीन फ्री पाथ। द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स between its two collisions known as mean free path। बेटा क्या नाम दिया जाता है? मीन फ्री पाथ। भाई गैस के पार्टिकल्स आपस में टकरा भी रहे हैं, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। दो कोलिजन्स के दरमियान जो गैस पार्टिकल्स डिस्टेंस कवर करते हैं उसे नाम दिया जाता है मीन फ्री पाथ का नाम दिया जाता है। गैसेस आपस में एक दूसरे के ऊपर जब टकराती हैं, टकराने के साथ साथ वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर भी एक्सर्ट करती हैं। गैसेस का कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होता है। गैसेस रैपिडली कंटिन्यूसली मूव कर रही होती हैं। कंटिन्यूसली मूवमेंट के दौरान वो वॉल ऑफ कंटेनर से भी टकराती हैं, अपने ही दूसरे पार्टिकल से भी टकराती हैं। जो इसकी कॉम्पोजिशन है वो कॉम्पोजिशन यही है कि गैसेस जो है वो मॉलिक्यूल से मिलके बनी है, सिवाय नोबल गैसेस के। नोबल गैसेस जो है वो एटम से मिलके बनी हुई है। बाकी मूवमेंट कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। कोलिजन इनका टोटली इलास्टिक कोलिजन होता है। इसी के साथ साथ जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और अगर आप टेम्परेचर को कम करते हो तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो गैस पार्टिकल्स डिस्टेंस कवर करते हैं दो कोलिजन्स के दरमियान, तो वो दो कोलिजन्स के दरमियान जो डिस्टेंस बेटा कवर होता है उसे नाम दिया जाता है मीन फ्री पाथ। जहन में रखना इसके 4-5 पोस्टुलेट्स अगर याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ये है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, काइनेटिक मॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल। अकॉर्डिंग टू KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स के मुताबिक जो गैसेस के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मींस मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाए जाने वाली जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो होती हैं नेग्लिजिबल। भाई काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कह रही है कि अगर कंटेनर के अंदर 50 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो उनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके दरमियान नहीं है। इसको IMF का नाम देते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। देयर आर नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं बेटा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाए जाने वाली फोर्सेस को नाम दिया जाता है कि वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, और ये इसमें KMT ने बताया कि ये नेग्लिजिबल होती हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं, और ये पोस्टुलेट्स आप लोगों ने याद करने हैं, समझने भी हैं और याद भी करने हैं। मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर हैं, कोलिजन भी करते हैं, मीन फ्री पाथ भी है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है, और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाओ तो बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करो तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। और यही काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो बाकी गैस लॉज के ऊपर अप्लाई भी हो रही है, चार्ल्स लॉ के ऊपर अप्लाई हो रही है, बॉयल्स लॉ के ऊपर अप्लाई हो रही है। आप लोगों ने ये लॉज के नाम सुन रखे होंगे, चार्ल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है। तो जो आपने 9 मैट्रिक लेवल पे चीज़ें पढ़ी हुई हैं, अब इंटर लेवल पे कुछ नए लॉज भी हैं, वो नए लॉज भी इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। और एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए ये है कि जो चीज़ लेक्चर की आप लोगों को समझ नहीं आए, जैसे कुछ अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस भी करते हैं ग्रुप के ऊपर कि सर ये बताएं ये किस तरीके से होगा, ये चीज़ बता दें ये किस तरह से होगी, तो बिल्कुल इसी तरीके से ये बहुत अच्छा करते हो आप लोग के। जो चीज़ नहीं समझ आ रही वो पूछो, और पूछने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ आपको मसला करे डेफिनेटली आपका हक है कि वो चीज़ आप पूछो। बेटा ये मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाई करके जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं वो आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, और मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका है।